हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम पेरिस कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पेरिस कन्वेंशन क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस में आई और इसकी वर्किंग क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पेरिस कन्वेंशन जो है पहला मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था जो एग्जिस्टेंस में आया, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं उनको हार्मोनाइज करने के लिए। मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या कहें कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ये सबसे पहला मल्टीलेटरल एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आया। तो सबसे पहले क्या है पेरिस कन्वेंशन। हम कह सकते हैं कि जो पेरिस कन्वेंशन है ये किस लिए बना, ये बना आपका जो भी आपकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये कब साइन किया गया? 1883 में ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया, साइन किया गया। उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए, 2-3 बार इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इट वॉज द फर्स्ट मेजर स्टेप टेकन टू इंश्योर क्रिएटर्स एंड दैट देयर इंटेलेक्चुअल वर्क आर प्रोटेक्टेड इन अदर कंट्रीज़। तो पहले क्या होता था कि कोई भी इससे पहले कोई एक फ्रेमवर्क नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करता था। मतलब कि आपका जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क है, जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप उसको, या जो भी आपका न्यू या नोवेल आइडियाज़ हैं वो आप दूसरी कंट्री में प्रेजेंट नहीं करते थे। बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते थे, बिकॉज उनको डर होता था कि कोई इसको कॉपी कर लेगा और अपनी कंट्री में या अपने जो भी एरिया है उसमें ये उसको। बट इसके बाद ये प्रॉब्लम्स आई कुछ उन्हीं को टैकल करने के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कराने के लिए पेरिस कन्वेंशन एग्जिस्टेंस में आई। जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है ये क्या क्या कवर करती है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइंस, इन सब को ये कवर करती थी। पेरिस कन्वेंशन इज़ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रोमोटिंग ट्रेड among the member countries to facilitate protection of industrial property simultaneously in the member countries without any loss in the priority date। मतलब कि सपोज़ आपका कोई इन्वेंशन है, कोई आप पेटेंट है वो आपने फाइल करना चाहते हो, 2-3 जगह पे आप करना चाहते हो, 2-3 कंट्री, कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी, इनमें आप फाइल करना चाहते हो। तो सपोज़ आपको सबसे पहले अपनी कंट्री में जो भी कंट्री ऑफ ओरिजिन है आपकी, सपोज़ ए है, वहाँ पे आप इसको फाइल करोगे। बट आप जो तीनों जगह पे आपको सेम डे पे फाइल करना पड़ेगा कि अगर आपको प्रायोरिटी डेट तीनों कंट्रीज़ में आपको एक ही चाहिए। तो ये आप बहुत सारे इसमें टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। मतलब आप इनिशियली आप एक ही कंट्री में पहले फ़ाइल करोगे, बट जब वहाँ से आपको हो जाएगा तब आप दूसरी कंट्री पे फाइल कर सकते हो। बट पेरिस कन्वेंशन ने क्या किया, इन्होंने हमें फैसिलिटेट किया कि अगर आप अपनी कंट्री में आपने फ़ाइल कर दिया, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसके 12th मंथ, जो 12 महीने हैं एक साल के अंदर, आप अगर दूसरी कंट्री जो भी डिज़ायर्ड मतलब आपकी कंट्री है जिनमें आप फाइल करना चाहते हो, अगर वो पेरिस कन्वेंशन की मेंबर कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जैसे आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसने भी पेरिस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है और इन कंट्रीज़ ने भी पेरिस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। तो आप आज सपोज़ आपने क्या किया, आपने आज इसमें फ़ाइल कर दिया अपनी ओरिजिन कंट्री में, तो 12 मंथ के अंदर आप इन कंट्री में फ़ाइल करोगे तो प्रायोरिटी डेट आपकी आज की ही मानी जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये एक तरीके से जो प्रमोट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को, और जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के लिए एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है। वो आपके साइमल्टेनियसली एक साथ आप डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ में उसको प्रोटेक्ट करा सकते हो। सो जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ऑल द मेंबर कंट्रीज़ वुड प्रोवाइड नेशनल ट्रीटमेंट टू ऑल द एप्लीकेशंस फ्रॉम अदर मेंबर कंट्रीज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ ग्रांट एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन योर कंट्री। तो बेसिकली ये जो नेशनल ट्रीटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ पेरिस कन्वेंशन। मतलब इनका ये इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, सपोज़ ये ए बी सी डी, ये बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पेरिस कन्वेंशन को साइन किया हुआ है। तो जो एप्लीकेंट है अगर वो कंट्री ए का है, ठीक है, तो उसको जब ये कंट्री बी सी डी में भी फाइल करेगा अपना पेटेंट या कोई भी इंडस्ट्रियल राइट के लिए, वो वहाँ पे ग्रांट के लिए फ़ाइल करेगा,
तो उसको नेशनल ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, मतलब जैसे जो रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं उसके लिए नेशनल लेवल पे यहाँ पे उसको भी वो अपना नेशनल ही समझे। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन को भी नेशनल ट्रीटमेंट मिले। इसको नेशनल ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब कि जब आप दूसरी कंट्रीज़ में अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन के अलावा जो आपकी अदर कंट्रीज़ हैं, जब आप उनमें भी किसी इंडस्ट्रियल राइट के लिए या कोई ग्रांट के लिए आप क्या करते हो, एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो। ठीक है, यू आर एन एप्लीकेंट, तो आपको वहाँ पे भी बराबर आपको क्या मिले, राइट्स मिले आपको, जो वहाँ के नेशनल मेंबर हुए। मतलब कि मान लो वहाँ के जो भी पॉपुलेशन है उस कंट्री की, उन्हीं के समान आपको भी राइट्स मिले। तो इसको बोलते हैं नेशनल ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ पेरिस कन्वेंशन। नेशनल ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेसफुली अचीविंग द फंडामेंटल एम ऑफ पेरिस कन्वेंशन। तो सबको बराबर अधिकार मिले, सबके लिए सेम रूल्स एंड रेगुलेशन हो, ये पेरिस कन्वेंशन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि आप दूसरी कंट्रीज़ में भी आपको बराबर बेनिफिट मिले। सो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, अ नेशनल ऑफ कंट्री एक्स अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट इन इंडिया। According to the Paris Convention, the Indian Patent Office shall apply the same norms and rule to the applicant Form X as applicable to Indian applicant for granting a patent। मतलब अगर बाहर की कोई कंट्री है एक्स, उसका कोई पर्सन यहाँ पे इंडिया में फ़ाइल कर रहा है पेटेंट के लिए, तो जो इंडियन पेटेंट ऑफिसेज हैं वो उसके साथ बिल्कुल वैसा ही, उसकी एप्लीकेशन को वैसे ही ट्रीट करेंगे। उसको वो सारे आपको उसको क्या मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे जो इंडिया के, जो अगर कोई इंडिया के पर्सनस हैं, इंडिया के पीपल हैं, ठीक है, यहाँ का कोई इंसान है, आदमी है, वो अगर अप्लाई कर रहा है उसकी एप्लीकेशन पे जो भी कार्यवाही होगी वो बाहर वाले बंदे के एप्लीकेशन पे भी होनी चाहिए। तो यही क्या है, आपका नेशनल ट्रीटमेंट है। No requirement as to domicile or establishment in the country where protection is claimed is imposed। मतलब कि जैसे इंडियन पेटेंट एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा, हमारी वीडियो है दूसरी हमने बनाई हुई है, उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है, जो आपका अगर कोई हमारी कंट्री में क्या करना चाहता है, फाइल करना चाहता है कोई पेटेंट, तो उसकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसकी कोई यहाँ पे उसकी कंपनी यहाँ पे होनी चाहिए या उसका कोई बिजनेस यहाँ पे चल रहा होना चाहिए एट्सेट्रा। बट पेरिस कन्वेंशन में ऐसा कोई भी वो नहीं है, कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन इसमें नहीं है। मतलब अगर ये एक्स कंट्री का मेंबर है और हम इंडिया में अप्लाई करना चाहता है किसी पेटेंट के लिए या राइट के लिए, तो इंडिया ने साइन किया हुआ है पेरिस कन्वेंशन, बट शर्त इतनी है कि एक्स कंट्री ने भी पेरिस कन्वेंशन को साइन किया हुआ हो। दोनों पेरिस कन्वेंशन की अगर मेंबर कंट्रीज़ हैं तो कोई डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं कि उस जो भी पर्सन है, जो भी ह्यूमन है जो एक्स कंट्री को बिलोंग करता है, वो इंडिया में भी पेटेंट फाइल कर सकता है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं राइट्स के लिए फ़ाइल कर सकता है। तो उसको कोई डोमिसाइल की या किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सो राइट ऑफ प्रायोरिटी क्या है, बेसिकली राइट ऑफ प्रायोरिटी मीन्स द डेट फ्रॉम विच पेटेंट राइट्स डीम्ड टू स्टार्ट इज़ यूजुअली द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। मतलब कि जो एप्लीकेशन है, जो आपने फाइल, जब कंप्लीट एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी जिस दिन, उसी दिन से आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑफ प्रायोरिटी स्टार्ट हो जाएगी। सपोज़ मैं पेटेंट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने पेटेंट के लिए आज अप्लाई किया है, ठीक है, तो जिस दिन हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की उसी दिन से हमारे राइट, अगर हमें पेटेंट ग्रांट हो गया, हो सकता है हमारा पेटेंट रिजेक्ट हो जाए, तब तो कोई राइट ऑफ प्रायोरिटी नहीं होगा। बट अगर हमारा पेटेंट हमें ग्रांट हुआ, ठीक है, तो आज के दिन से, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी उसी दिन से हमें क्या मिलेंगे, राइट ऑफ प्रायोरिटी मिलेंगे। ठीक है, टू ऑब्टेन राइट्स इन अदर मेंबर कंट्रीज़ द एप्लीकेशन मस्ट बी filed on the same day in other member countries if it is desired to have the right started from the same day। मतलब पहले ऐसा होता था कि मान लो ये कंट्री है ABC, ठीक है, और ये इंडिया है, ठीक है, इन्होंने भी क्या है, पहले ऐसा होता था कि मान लो अगर मुझे इंडिया में मैंने अप्लाई किया आज, तो आज ही के दिन मुझे कंट्री ABC में भी फाइल करना पड़ेगा अपना पेटेंट, सेम एप्लीकेशन।
अगर मुझे आज के दिन से राइट चाहिए अपनी कंट्री में भी और इन सब कंट्रीज़ में भी, बट जो आपका जो पेरिस कन्वेंशन है, इसी ने हमें क्या दिया, इसी ने हमें प्रोविज़न दिया कि आज अगर मैंने अपनी कंट्री में फ़ाइल किया है और मेरी कंट्री तो मेंबर है ही पेरिस कन्वेंशन की, ये दो तीनों और कंट्री भी मेंबर हैं पेरिस कन्वेंशन की, इन्होंने भी पेरिस कन्वेंशन को साइन किया है। तो आज से लेके 12 मंथ तक अगर मैं इन कंट्रीज़ में, डिज़ायर्ड कंट्रीज़ में भी अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर दूंगी तो मुझे सेम दिन से, आज के दिन से ही राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ प्रायोरिटी, जो डेट ऑफ प्रायोरिटी है वो आज से ही काउंट होगी। ठीक है, सो ये जो प्रॉब्लम थी कि सेम डे पे फाइल करना है, इसमें डिफ़िकल्टी आती थी पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आज ही मैंने अपनी कंट्री में फ़ाइल किया और 3 अलग अलग कंट्री में मैं आज ही फ़ाइल करूं जाके अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो फॉर फैसिलिटेटिंग साइमल्टेनियस प्रोटेक्शन इन मेंबर कंट्रीज़, मतलब कि साइमल्टेनियस प्रोटेक्शन का मतलब है कि एक साथ जो राइट्स मिल रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन, पेरिस कन्वेंशन प्रोवाइड्स that within 12 months of national filing, if patent application are filed in those member countries, the patent if granted in the member countries will be effective from the date of national filing। तो आज मैंने अपनी कंट्री में फ़ाइल कर दी एप्लीकेशन, तो उसके 12 महीने के अंदर मैं जो अपनी अदर कंट्रीज़ हैं जिनमें मैं करना चाहता हूँ उसमें 12 महीने के अंदर हम कर देंगे। तो आज के दिन से ही, जिस दिन हमने नेशनल फाइलिंग की है, आज से ही हमारे राइट्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं राइट्स ऑफ प्रायोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज़ में अपनी एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं और अपना पेटेंट चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, द एप्लीकेंट मेंटेन द प्रायोरिटी और द सेम डेट ऑफ फाइलिंग इन ऑल द मेंबर कंट्रीज एंड नो वन एल्स इन दोज कंट्रीज कैन ऑब्टेन द पेटेंट राइट ऑन अ सिमिलर और आइडेंटिकल इन्वेंशन फ्रॉम द सेम और अ लेटर डेट। मतलब इसका फ़ायदा क्या है राइट ऑफ प्रायोरिटी एक रखने का। सपोज़ आज आपने फाइल कर दिया अपनी कंट्री में, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, पहले क्या होता था, मतलब जब आपने कंट्री बी सी डी में भी फाइल करना है, सपोज़ आपने आज से 6 मंथ बाद कंट्री बी में फ़ाइल किया अपना पेटेंट, तो हमारी कंट्री में आपको आज से राइट मिल गया। ठीक है, इन 6 महीने के बीच में अगर दूसरी कंट्री में सेम एप्लीकेशन जो है किसी और पर्सन ने फाइल कर दी, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं आप इसको, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, 2 लोग हैं। ठीक है, ये कंट्री है इंडिया, अपनी जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है इस पर्सन की, या ठीक है, ये आपका क्या है, चाइना, अमेरिका, ठीक है, और साउथ अफ्रीका सपोज़। ठीक है, या कोई और कंट्री ले लीजिए, जो भी कंट्री है आपके, श्रीलंका ले लीजिए। ठीक है, ए पर्सन ने इंडिया में आज फाइल कर दिया पेटेंट और यही सेम पेटेंट बी पर्सन ने चाइना में फ़ाइल कर दिया, तो ये हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये ए पर्सन क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो मेरा पेटेंट है, ठीक है, ये तो मेरा इन्वेंशन है। बट अगर पेरिस कन्वेंशन के अंडर हम जाएंगे तो विद 12 मंथ का टाइम है आपको, 12 मंथ के अंदर आप इन कंट्रीज़ में फ़ाइल करोगे तो ये पेटेंट किसी और को नहीं मिलेगा, ये आपको ही मिलेगा इन दूसरी कंट्रीज़ में भी। इसका ये फ़ायदा है राइट ऑफ प्रायोरिटी का। वर्किंग ऑफ पेरिस कन्वेंशन, मतलब पेरिस कन्वेंशन में कैसे काम होता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ प्रायोरिटी इन ट्रेडमार्क्स, एक इसका काम है। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक लॉज ऑफ द कंसर्न कंट्री विल गवर्न द कंडीशन ऑफ फॉर द फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स, मतलब कि जो भी ट्रेड मार्क है या जो भी अदर राइट्स हैं जैसे पेटेंट राइट हो गए, उनके लिए जो कंट्री है जिसमें हम फाइल करना चाहते हैं उसके डोमेस्टिक लॉज एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इफ़ अ मार्क हैज़ बीन ड्यूली रजिस्टर्ड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो ट्रेड मार्क है बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर फाइलिंग एंड प्रोटेक्टेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इन अदर कंट्रीज आल्सो। मतलब वही 12 मंथ के अंदर आप अदर कंट्रीज़ में भी उसको फाइल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पेरिस कन्वेंशन के अंडर हमारा दूसरी कंट्रीज़ में भी हम इसको सेम फाइल करना चाहते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कलेक्टिव मार्क्स ऑल्सो, कुछ कलेक्टिव मार्क्स होते हैं,
ठीक है, ट्रेडमार्क का टाइप है ये बेसिकली, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड्स अ प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड नेम्स विदाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन। मतलब कि ट्रेड नेम्स जो होते हैं बेसिकली उनको भी आप प्रोटेक्ट करा सकते हो अंडर पेरिस कन्वेंशन इन मल्टीपल कंट्रीज साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ मल्टीपल कंट्रीज में कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ प्रोविज़न फॉर टेकिंग मेजर्स अगेंस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज ऑफ अ फॉल्स इंडिकेशन of the source of goods or the identity of the producer, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। ठीक है, तो ये सारे वर्क हैं पेरिस कन्वेंशन के जो मतलब कि पेरिस कन्वेंशन कैरी आउट करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो कि उसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो आई होप ये मैंने बहुत ही डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया है पेरिस कन्वेंशन के बारे में। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं अबाउट पेरिस कन्वेंशन।